आगे हम चलते हैं भैया। स्थिति गति संपन्न इकाई है ना, हम व्यवस्था व व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होना पहले ही स्पष्ट हो चुका है। स्थिति में बल संपन्नता का मतलब स्वयं में व्यवस्था का प्रमाण, गति में शक्ति का मतलब समग्र व्यवस्था में भागीदारी है ना। मूलतः हर इकाई व्यापक वस्तु में संपृक्त रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता होना ज्ञातव्य है। हर इकाई के मूल में परमाणु है, हर इकाई के मूल में परमाणु ही है। ठीक है। बलराज सिंह मलिक भैया कह रहे हैं व्यवस्थित होने का मतलब व्यवस्था, और व्यवस्था का मतलब है कि स्वयं में व्यवस्था, समग्र में भागीदारी। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो हर इकाई के मूल में परमाणु है, तो परमाणु को मूल इकाई माना गया है इसमें, न कि अंश को। क्यों बात आई, अंश को क्यों नहीं इकाई बोल रहे हैं, परमाणु को क्यों क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अंश में फिर वही बात है कि अंश में व्यवस्था को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। जब भी हम व्यवस्था कह रहे हैं तो वो दो इकाइयों के बीच के तालमेल को, या दो से अधिक इकाइयों अंशों के बीच के तालमेल को मिनिमम पहचान रहे हैं। इसलिए परमाणु के लेवल पे ही व्यवस्था को पहचाना जा रहा है ना। और ये जो व्यवस्थित इकाई है, इसी को है ना, इसी को इकाई कह रहे हैं। इकाई का मतलब ये व्यवस्था। परमाणु ही भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया के में कार्य करता हुआ सुस्पष्ट है। तो तीन क्रियाओं का वर्णन आ गया, जीवन क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। जीवन परमाणु अणु बंधन, भार बंधन से मुक्त तथा भ्रमवश आशा विचार इच्छा बंधन से युक्त रहते हैं। अन्य सभी परमाणु जो भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी करते हैं, ये सब अणु बंधन, भार बंधन से युक्त रहते हैं। तो जो भी भौतिक रासायनिक क्रिया है उसके अंदर सारे परमाणुओं के अंदर दो बंधन है। पहला बंधन है भार बंधन, मतलब उसके अंदर भार है, भार अभी बताया। तो भार से वो हर जो जड़ परमाणु है उसके अंदर जो अणु बने, उससे बड़ी चीजें बनी, वो भार से अनुबंधित है, और इसके कारण वो उसके अंदर अणु बनने की बात है। मतलब एक का दूसरे से जुड़ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ करके रहता है। अगर आप अस्तित्व में इस तरह से देखेंगे तो कोई स्वतंत्र परमाणु नहीं मिलता है। जैसे हाइड्रोजन कोई स्वतंत्र परमाणु अस्तित्व में नहीं मिलता है, जब भी मिलेगा H2 के फॉर्म में मिलता है, अणु के फॉर्म में मिलता है। ऐसे बाकी CO2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही वो मिलते हैं। क्यों मिलते हैं मॉलिक्यूलर परमाणु के लेवल? क्योंकि हर परमाणु में अणु बंधन है ही, इसलिए अणु बना के रखते हैं। ठीक है। लेकिन जो जीवन परमाणु है वही एक परमाणु है जिसके अंदर कोई भी भार नहीं है और अणु बंधन नहीं है। वो भार बंधन, अणु बंधन दोनों से मुक्त रहता है। उसके अंदर एक नई तरह के बंधन आ गए जिसको हम आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन कह रहे हैं। सबसे छोटी रचना परमाणु ही है ना। सबसे छोटी रचना क्या है? परमाणु है। तो रचना को अगर हम देख रहे हैं, रचना का क्या मतलब होता है? तो हम अंश को रचना के रूप में नहीं देख रहे हैं। फिर से वही बात आएगी। तो सबसे छोटी रचना क्या है? वो है परमाणु। परमाणु से फिर नीचे कोई रचना नहीं है। परमाणु ही अणु और अणु रचित रचना के रूप में वैभव को प्रकट करते हैं। ऐसे वैभव का स्वरूप सह अस्तित्व सूत्र से ही अनुप्राणित रहता है। जैसा एक परमाणु में एक से अधिक अंश होना, एक परमाणु में, एक अणु में एक से अधिक परमाणु का होना, एक अणु रचना में एक से अधिक अणुओं का होना, ये सब अपने आप में सह अस्तित्व सूत्र से अनुप्राणित रहने वाले प्रमाण हैं। तो इस तरह से हम सह अस्तित्व को हर जगह प्रमाण स्वरूप में हम देख सकते हैं। हर जगह, एक परमाणु से लेकर पूरा आकाश गंगा तक, उससे भी आगे हम उसी रूप में देख सकते हैं। ठीक है।
रचनाओं में भौतिक रचना, रासायनिक रचना ही होते हैं। तो जितनी भी रचनाएं हैं, दो ही तरह की रचनाएं हैं, या तो भौतिक रचना है या फिर रासायनिक रचना है। जैसे हमारा शरीर है, वो एक भौतिक रासायनिक रचना है, ठीक है। कुछ रचनाएं भौतिक हैं, कुछ रचनाओं में भौतिक रासायनिक दोनों हैं, ठीक है। इन रचनाओं में एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी होना सुस्पष्ट हो चुका है। तो क्या बात है, सारी रचनाओं में मौलिक बात क्या है? दो बातें। हर रचना में बहुत ध्यान देने की बात है कि जब हम व्यवस्था कह रहे हैं, है ना, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी कह रहे हैं, तो उसमें दो बड़ी सुंदर बात निकल कर आई। उसके अंदर वो उपयोगी है और पूरक है ना। हर रचना में ये निहित है, उपयोगी है और पूरक है। और मनुष्य को उपयोगी होना है और पूरक होना है, ये बाकी वाली बात है। इन सभी प्रजाति के अणु में स्थिति और गति दोनों की अभिव्यक्ति निरंतर वर्तमान है। तो क्या कह रहे हैं अब उसके बाद कि जितने भी प्रजाति के अणु हैं, सब में जो निरंतर वर्तमान है, क्या चीज निरंतर वर्तमान है? वो है स्थिति गति की अभिव्यक्ति। स्थिति गति की अभिव्यक्ति ये निरंतर वर्तमान है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। सदा सदा से ये क्रियाकलाप और प्रकाशन वर्तमान ही है। इसलिए मानव इन सबका अध्ययन करने योग्य इकाई के रूप में प्रस्तुत है। मानव इसे अध्ययन कर सकता है यदि आचरण निश्चित है ना, और वो निरंतर वैसा ही वर्तमान है, तो इसका अध्ययन निश्चित है। अनिश्चितता का अध्ययन नहीं है। कोई भी चीज जो अनिश्चित है उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। यदि वो निश्चित है तो अध्ययन हो सकता है। और हमने अस्तित्व में देखा, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र में भागीदारी है, उस हर इकाई स्वयं में उपयोगी है और अन्य के साथ पूरक है, इसलिए हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्यों अध्ययन क्यों किया जा सकता है। और अभी तक हमने इतना विज्ञान आ गया, हजारों साल से इकाइयों का अध्ययन नहीं हो पाया, ठीक से अध्ययन है। क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण है कि अभी हम मानवीयता को स्थापित नहीं कर पाए। यदि अस्तित्व का अध्ययन ठीक से हो जाए तो मानवीयता उदय हो जाएगी। इसलिए स्वयं भी स्थिति में व्यवस्था, गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी को मानव प्रमाणित करता है। तभी मनस्वस्थता का प्रमाण परंपरा में प्रस्तुत होता है। बड़ी सुंदर बात है, फिर से आगे हर लाइन इतना ब्यूटीफुल है इसके अंदर, अनबिलीवेबल, अमेजिंग। तो ये जो अब क्यों परमाणु का अध्ययन किया जाए, भाई क्यों अणुओं का अध्ययन किया जाए, ये क्यों इस सब का अध्ययन करते हैं? क्योंकि इन सब के अध्ययन से ही हमारे अंदर विश्वास होता है कि व्यवस्था है। अभी मानव का अध्ययन करके तो विश्वास नहीं हो सकता है। दूसरा क्या बात है कि जब हम हर जगह इस बात को देखते हैं, ये इसी से मानव के अंदर स्वयं में व्यवस्था और समग्र में भागीदारी की बात उदय होती है, और इसके बाद ही मानव के अंदर मनस्वस्थता स्थापित हो। तो इसलिए हम जब यहाँ परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं और स्थिति गति के साथ, बल शक्ति के साथ अध्ययन कर रहे हैं, दोनों को साथ मिलाकर, ना कि केवल शक्ति का या गति का, है ना। वहां बल शब्द है विज्ञान में, ध्यान रखने की, बल शब्द है, लेकिन बल क्या है? धक्का या खिंचाव के रूप में। यहाँ पे धक्का या खिंचाव के रूप में नहीं देख रहे, स्थिति के रूप में देख रहे हैं। तो चूंकि अस्तित्व में व्यवस्था है, उसका अध्ययन हो सकता है, और इस तरह से मानव अध्ययन करके स्वयं में व्यवस्था हो सकता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकता है। इसलिए मानव में मनस्वस्थता का प्रमाण प्रस्तुत हो सकता है। तो हमारा ये जो कर्म दर्शन में हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमारे जो अंदर मनस्वस्थता है, जो हमारा सुख शांति संतोष आनंद प्राप्ति वाली बात है, ये उससे जुड़ा हुआ है बहुत गहरे से। जब तक हमारा उसमें आश्वस्ति नहीं होता है, हम अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से मुक्त नहीं हो सकते हैं, अस्थिरता से, इनस्टेबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मनस्वस्थता के बिना मानव में सर्वतोमुखी समाधान होना संभव नहीं है। तो मनस्वस्थता चाहिए ही चाहिए यदि हमको सर्वतोमुखी समाधान चाहिए। इसलिए मनस्वस्थता मानव के लिए अत्यावश्यक
अथवा परम आवश्यक उपलब्धि है। जो अल्टीमेट नेसेसिटी है आदमी की, वो है मन स्वस्थता। तो हम लोगों ने शुरू किया था विज्ञान का अध्ययन, है ना, अणु परमाणुओं का अध्ययन, और यहाँ पे आते आते किस तरीके से उसका जुड़ाव हम अपने मन स्वस्थता के साथ देखते हैं, है ना। आगे चलते हैं। इसी क्रम में समझदारी के आधार पर मानव अपने में सर्वतोमुखी समाधान रूपी मन स्वस्थता के सूत्र में वैभवित होना स्वाभाविक है। ऐसा वैभव ही अर्थात समाधान संपन्नता ही समृद्धि अभय अस्तित्व को प्रमाणित करने में योग्य हो जाता है ना। तो इस तरह से जब हम अध्ययन करते हैं, इस तरह के अध्ययन से ही फिर हमारे अंदर समझदारी की बात, उससे सर्वतोमुखी समाधान, सर्वतोमुखी समाधान से है ना जो है वो मन स्वस्थता, और इस समाधान संपन्नता से ही फिर इसी से ही फिर समृद्धि अभय और सह अस्तित्व का प्रमाण हम देख पाएंगे। यही सफलता मानव परंपरा में से के लिए त्राण और प्राण है। त्राण का मतलब स्थिति और प्राण का मतलब गति। इतना सुंदर, फिर से वही स्थिति गति, और हर जगह इस स्थिति गति को बाबा जी साथ में लिए चल रहे हैं। गति में प्रेरणा होना, है ना, गति में प्रेरणा होना। प्रेरणा का क्या मतलब है कि प्रयोजन के अर्थ में प्रेरित होना। सारी गतियां क्या है, प्रयोजन के अर्थ में प्रेरित है, उसके अंदर प्रेरणा है, ठीक है। वातावरण में अथवा प्रभाव क्षेत्र में व्यवस्था प्रमाणित होना। स्थिति में स्वयं व्यवस्था ही वैभव का सार्थक स्वरूप है, इस पर बहुत चर्चा हो गई। ऐसे वैभव को बनाए रखने में मानव में आशावादी प्रवृत्ति है ही। इसी प्रकार परमाणु में स्थिति में बल, गति में शक्ति का अर्थात प्रभाव क्षेत्र संपन्न होना पाया जाता है। परस्पर प्रभाव क्षेत्र का सुरक्षित रहना ही परस्परता में अच्छी दूरी है। ऐसे प्रभावों से संपन्न हर इकाई परस्परता में अपने अपने मौलिकता को बनाए रखने में सफल है, इसी का नाम है नियंत्रण। वाह, तो बड़ी सुंदर यहाँ पे है कि इस परस्पर प्रभाव क्षेत्र का सुरक्षित रहना, तो उसको कह रहे हैं अच्छी निश्चित दूरी। अच्छी निश्चित दूरी किसको कह रहे हैं, निश्चित अच्छी दूरी किसको कह रहे हैं, ये जो प्रभाव है हर इकाई के हर अंश के चारों तरफ, जो हमने प्रभाव क्षेत्र देखा, इफेक्टिव फील्ड देखा, या एक परमाणु के चारों तरफ या धरती के चारों तरफ, ये सारे प्रभाव क्षेत्र सदा सदा सुरक्षित रहते हैं, इसके अंदर विकृति नहीं होता है, जिसको हमने पहले ही ध्यान आकर्षण कराया था। और मानव भी अच्छी निश्चित दूरी में रहना चाहता है। अभी क्या हो रहा है, इसको मैं भी सोच रहा था ऐसे ही, अब इस कितना ठीक है सोचना, नहीं ठीक है ना, अध्ययन क्रम में हूं तो ऐसे ही आपको रखता हूं कि हम जब अभी साथ में जीते हैं तो कई बार एक के उपस्थित होने से दूसरे का ऐसा लगता है अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। कई लोग बहुत हावी हो जाते हैं और एक ही चमकता हुआ सितारा उसके अंदर दिखता है और बाकी सब उसके अंदर ओझिल हो जाते हैं, जबकि इस इतने है ना विशाल अस्तित्व में हर इकाई, छोटी सी छोटी कण का जो है वो अपना प्रभाव सुरक्षित बना हुआ है, वो अपनी मौलिकता के साथ बना हुआ है। और जब हम बाबा जी को देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बाबा जी जैसा इतना विशाल व्यक्तित्व, है ना, आप उनकी किताब को एक एक लाइन पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो दिखता है कि क्या विशाल व्यक्तित्व रहा, और इतना सुंदर जीना, इतना है ना सार्थक जीना बाबा जी का, उसके सामने हम लोग बहुत ही छोटे इन द सेंस कि वो रिलेटिविटी के तरह में नहीं, अपनी जो यात्रा है कहाँ तुलना नहीं है, लेकिन उन्हीं के साथ हमने देखा कि हम सब लोग बड़ी सुंदर ढंग से, हम सब है ना सितारों की तरह झिलमिल करते हुए आगे बढ़े। बाबा जी के साथ रहते हुए अपना ऐसा लगता है, जैसे हमको लगता है, यही मैं सोच रहा था कि हम लोगों का अपना अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें और सुंदरता और ज्यादा खिल करके हम लोग बाहर आए। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि हर सभी का जो मौलिकता बने रहना ना, एक किसी दूसरे को एकदम खा नहीं जाएगा, समाप्त नहीं कर देगा उसका अस्तित्व। ये बड़ी अच्छी बात है। अभी क्या हो रहा है समाज में कि एक के होने से दूसरे का अस्तित्व खतरे में, ये यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। तो
उस रूप में भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही मेरा प्रस्ताव है ना, देखने का क्या है, मैं देख रहा था तो मेरा ध्यान गया कि किस तरीके से बाबा जी के साथ, जैसे व्यापक में हर इकाई है ना बिल्कुल अपनी मौलिकता के साथ बनी हुई है, ऐसे ही हम सब बाबा जी के साथ इतने विशाल व्यक्तित्व में बिल्कुल निखर करके, खिल करके बाहर आए, और कभी भी उनके व्यक्तित्व के सामने हमारा जो व्यक्तित्व है वो दबा नहीं, बल्कि और उसके अंदर वो और खिला और ब्लॉसम हुआ और बढ़िया निखर कर आया। ऐसा हमने खुद देखा है। परस्परता में अच्छी दूरी इस तरह से स्पष्ट हुई है कि परस्परता में एक दूसरे का प्रभाव क्षेत्र बना रहे, सुरक्षित रहे। तो एक दूसरे का, परस्परता में एक दूसरे का प्रभाव क्षेत्र बना रहे और सुरक्षित रहे, ये बड़ी सुंदर बात कही गई इसके अंदर। यह प्रभाव क्षेत्र व्यापक वस्तु में ही होना पाया जाता है। स्थिति भी, आकार, आयतन, घन भी व्यापक वस्तु में ही होना पाया जाता है। ये आकार क्रिया सहित ही होना पाया जाता है। हर परमाणु में क्रिया श्रम, गति, परिणाम के रूप में है। श्रम अपने में यथा स्थिति का वैभव, गति अपने में प्रभाव को फैलाने का वैभव, परिणाम भिन्न यथास्थिति का वैभव होना पाया जाता है। इस प्रकार हर परिणाम मात्रात्मक व गुणात्मक श्रृंखला में सजा हुआ है। अमेजिंग। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, जो जड़ परमाणु है उसमें अगर देखते हैं तो एक मात्रात्मक दिखता है, और चैतन्य में जो गठन पूर्ण है उसके अंदर गुणात्मक। और पूरी जो क्रिया है, क्रिया को हम लोगों ने 3 के साथ देखा, श्रम, गति, परिणाम के साथ। इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, इसको हम ज्यादा नहीं लेते हैं, और इसमें बहुत स्पष्ट से लिखा भी है, पहले भी इस पे काफी चर्चा हो चुकी है। इसी में परिणाम ध्रुव दीर्घ परिणाम के रूप में होना पाया जाता है। ये मुख्य रूप में यथा स्थितियों की स्थिरता, अस्थिरता की गणना में स्पष्ट होती है। प्रत्येक यथा स्थितियां सह अस्तित्व सूत्र से सूत्रित होने के आधार पर पूरकता और उपयोगिता, पूरकता के अर्थ में सार्थक रहता है। इस प्रकार सभी वस्तु की सार्थकता समझ में आती है। तो हर वस्तु की सार्थकता समझ में आती है, मतलब क्या है कि हर वस्तु पूरकता, उपयोगिता के साथ उसका एक प्रमाण और उसकी परंपरा है ना, हर यथा स्थिति। तो जितनी भी यथा स्थितियां आई वो सब यथा स्थिति में क्या देखते हैं, उपयोगिता और पूरकता। तो उपयोगिता, पूरकता पूरा थ्रू एंड थ्रू हमको दिखाई देता है। इस तरह से सह अस्तित्व सूत्र से सभी चीजें ब्यूटीफुली सूत्रित है। ठीक है। एक अणु का भी ऐसा ही इतिहास है। अब देखिए हर अणु कैसा है इतिहास, वैसा ही इतिहास है। एक अणु दूसरे अणु के साथ भी परमाणु का प्रभाव क्षेत्र संबंधी क्षेत्र नियंत्रण बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ जुड़कर पिंड के रूप में हो जाते हैं। तो जब अणु बनता है उसमें एक से अनेक परमाणुएं साथ में आए, तो हर परमाणु का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बना हुआ है। ये सुंदर बात, प्रभाव क्षेत्र को कोई खत्म नहीं कर रहा है। अभी जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो सारे पार्टिकल, कल बता रहा था कि पार्टिकल अभी क्या हो रहा है कि कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर अनिश्चितता है। वो पार्टिकल वेव भी बन सकता है, और पार्टिकल वेव कब बनता है, जब उसके अंदर बहुत तेज गति होती है। तो वही पार्टिकल तेज गति पा करके, प्रकाश की गति पा करके वेव बन जाता है ना, पार्टिकल खत्म हो जाता है। और पुनः जब वो वापस किसी फील्ड में जाता है तो उसका गति कम होता है और फिर से वो पार्टिकल के रूप में आ जाता है। इस तरीके से उसके अंदर खाने पीने की जुगाड़ है, और उससे बड़ा खाने पीने को जुगाड़ ब्लैक होल में रखा है। अंत में ब्लैक होल क्या है, सबको खा जाने वाली चीज, उसके अंदर कुछ भी बचना नहीं है ना, सारी चीजें उस ब्लैक होल में समाहित होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल है। अब स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल है तो क्या करेगा, वो सबको अपने अंदर ले लेगा। यहां पे क्या दिखा, ग्रेविटेशनल, जिसको बाबा जी गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं ना, ग्रेविटी कह रहे हैं, वहां पे वो खा नहीं जा रहा है, बल्कि एक व्यवस्था को बना रहा है। एक अच्छी निश्चित दूरी में व्यवस्था को सजाए हुए है। किस तरीके से,
धनाकर्षण और ऋणाकर्षण के साथ वो सह अस्तित्व को प्रमाणित कर रहा है, उसको ऐसे देख रहे हैं, है ना। तो बहुत सुंदर। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं रहा। अब ये जो बना हुआ है इसमें मानव ने कुछ नहीं किया है। ये सारे क्रियाकलाप पूरकता और उपयोगिता विधि से जागृति और उसकी निरंतरता तक में सार्थकता को प्रमाणित किए रहते हैं। कहां तक ये सूत्रित है पूरी बात? मानव की जागृति तक, जागृति होने तक ये पूरी बात वैसे ही सजी हुई। सभी अवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से जीव अवस्था, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सह अस्तित्व के सूत्र में सूत्रित हैं, अनुप्राणित हैं उसी से। जैसे भौतिक क्रियाकलाप को रासायनिक क्रियाकलाप से, तो भौतिक क्रियाकलाप किससे जुड़ी है? रासायनिक क्रियाकलाप से जुड़ी है। भौतिक रासायनिक क्रिया पे बहुत अच्छी चर्चा हुई होगी जब हम लोग मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे थे, उसके अंदर आया था ये। भौतिक क्रिया किसको कह रहे हैं, रासायनिक क्रिया किसको कह रहे हैं, है ना, उसके अंदर क्या जुड़ाव है, वो सब बातें पहले हो चुकी है। तो भौतिक क्रियाकलाप को रासायनिक क्रियाकलाप को जीवों के क्रियाकलाप से और भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप को मानव के क्रियाकलाप से अलग रखते हुए कोई कार्य व्यवहार संपन्न नहीं हो सकता है, ना ही संपन्न किया जा सकता है। तो इस तरह से जो भौतिक क्रियाकलाप है जिसको हम पदार्थ अवस्था में देख रहे हैं, उसका जुड़ाव रासायनिक क्रियाकलाप से जिसको हम प्राण अवस्था में मूलतः देख रहे हैं, है ना। पहला रसायन बाबा जी बोलते हैं पानी है। रसायन का सिंपल सा परिभाषा दिया, जहां दो चीजें जुड़ करके अपने पीछे वाले जो गुण है उसको छोड़ करके नए प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग रासायनिक क्रिया कह रहे हैं। तो पानी सबसे पहला रसायन, तो पूरा पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था जुड़ा हुआ है, और इन दोनों से भौतिक रासायनिक क्रिया से फिर जीव अवस्था जुड़ा हुआ है, और फिर इन तीनों से ज्ञान अवस्था जुड़ा हुआ है। ये चारों जुड़कर हैं, इसके टुकड़े नहीं है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो जब हम पदार्थ अवस्था के धर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर अस्तित्व धर्म है, प्राण अवस्था के धर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है, जब हम जीव अवस्था की बात करते हैं तो उसके अंदर अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा है, और जब मानव के धर्म की बात करते हैं तो मानव का धर्म है अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा के साथ सुख, मतलब सुख सहित जीने की आशा। तो इस तरह से एक से दूसरा लिंक है, और कह रहे हैं कि ये जब तक हम पूरे लिंक को देख नहीं सकते हैं तब तक कोई भी कार्य व्यवहार संपन्न नहीं हो सकता है। तो कार्य व्यवहार संपन्न करने के लिए सारे का जुड़ाव आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग इसको सारे क्रियाकलाप को एक परमाणु से लेकर के यहां तक को अध्ययन कर रहे हैं, स्थिति गति के रूप में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये सब मानव के साथ अविभाज्य रूप में जुड़े रहते हैं, इनकी मर्यादाएं निभाते ही रहते हैं। इनके साथ मर्यादा निभाने के लिए मानव को जानकारी होने की आवश्यकता है। तो हम उनके साथ कैसे निभ पाए, पदार्थ के साथ, प्राण के साथ, जीव के साथ कैसे निभ पाए, जब हमको उसकी समझ होएगी। अगर हम समझ नहीं होएगी तो ना तो हम मानव के साथ निभ पाएंगे और ना ही हम शेष प्रकृति के साथ निभ पाएंगे। आगे का पैराग्राफ है, मानवेतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए उपयोगी होते हुए मानवेतर प्रकृति के लिए पूरक होने से वंचित रहना ही संपूर्ण समस्याकारी प्रवृत्तियों का आधार रहा है ना। इससे क्रमागत विधि से जो कुछ भी उपलब्धियां मनाकार को सार्थक करने में हुई, उसका भी उपयोग सदुपयोग का रास्ता इसीलिए अड़चन में पड़ गया कि मनस्वस्थता का भाग अपने आप में उपेक्षित रहा। बड़ा सुंदर, अगेन हर लाइन इट्स टू ब्यूटीफुल। देख क्या कह रहे हैं कि जो पीछे की तीन अवस्थाएं हैं वो मानव के लिए उपयोगी और पूरक है ना, मानव के लिए उपयोगी है, मानव को उनके साथ पूरक होना है। मानवेतर प्रकृति के लिए मानव जो है पूरक नहीं हो पाया, मानव अभी मानवेतर प्रकृति के लिए पूरकता को नहीं दिखा पाया, ठीक है। इसलिए सारी समस्याकारी प्रवृत्तियां हमको समस्या दिखती है।
अब ये कैसे होगा? तो ये कह रहे हैं कि इससे क्रमागत विधि से जो कुछ भी उपलब्धियां मनाकार को सार्थक करने में हुई, तो जो हमने मनाकार को किस रूप में, आहार, आवास, अलंकार, है ना, दूरदर्शन, दूर गमन, दूर श्रवण के रूप में जो कुछ हमने बनाया, उसका भी बहुत कोई उपयोग सदुपयोग ठीक से नहीं हो पाया, जबकि उसका बहुत ही सुंदर सदुपयोग हो सकता है। अभी हम कर ही रहे, दूर दर्शन, दूर श्रवण है, उसका बढ़िया सदुपयोग हो रहा है इस क्लास के माध्यम से। तो अभी पीछे क्यों नहीं हो पाया? क्यों अपराध में वो सारे लगे? क्योंकि जो मानव में मनस्वस्थता वाला भाग है, तो मानव की दो परिभाषा, मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता को का आशावादी, या मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। तो मनस्वस्थता वाले भाग में भी काम नहीं हुआ है, ये मनस्वस्थता को अभी प्रमाणित नहीं कर पाए। इसलिए जो मनाकार रूपी वस्तुएं हैं, उसका भी अभी उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता अभी मानव को स्पष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसका ज्यादा बड़ा भाग मानव ने दुरुपयोग किया है। हर जगह, चाहे वो आहार हो, कपड़ा हो, मकान हो, फोन हो, कुछ भी हो, सबका जितना हो सकता है उतना दुरुपयोग ही हुआ है, उसका सदुपयोग अभी नहीं है। ठीक है। और पीछे क्यों नहीं हुआ मनस्वस्थता? उसके पीछे वाले बताया मनस्वस्थता इसलिए नहीं हुआ कि अस्तित्व का ठीक से अध्ययन ही नहीं हुआ। अगर अस्तित्व का अध्ययन नहीं हुआ तो मानव के अंदर फिर समाधान की बात नहीं है, और अगर ये नहीं है तो मनस्वस्थता फिर नहीं हो सकती है। ठीक है। इसलिए अब कह रहे हैं, इसलिए इस वर्तमान में मनस्वस्थता का अति आवश्यक होना समझ में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट नाउ इज हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। सबसे महत्वपूर्ण बात है हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड का होना। सह अस्तित्व विधि से ही मनस्वस्थता सर्व सुलभ होना पाया जाता है, और उसके लिए एकमात्र विधि है, वह है सह अस्तित्व विधि, और कोई रास्ता नहीं। तो आदर्शवाद से हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को नहीं पाया जा सकता है, मनस्वस्थता को नहीं पाया जा सकता, भौतिकवाद से नहीं पाया जा सकता है। इसके हजारों साल के आप एक्सपेरिमेंट, जो भी रिसर्च हुए, जो भी प्रयोग हुए, जो भी ज्ञान विज्ञान की बात आई, उसमें अभी नहीं निकल कर आया। तो सह अस्तित्व ही एकमात्र इसकी विधि, और इससे सर्व सुलभ सभी को उपलब्ध हो सकता है ना। यही सर्व सुख की संभावना सुस्पष्ट है। मानव अपने में समाधान संपन्नता के उपरांत ही मनस्वस्थता को प्रमाणित करने में समर्थ होता है। तो मनस्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए जो मुख्य बात है वह है समाधानित होना। ठीक है। समझ की परिपूर्णता ही मनस्वस्थता का स्वरूप है। तो मनस्वस्थता क्या है? समझ की परिपूर्णता। समझ सह अस्तित्व सह स्वीकृति है। अब समझ क्या है? ये जो सह अस्तित्व है उसकी स्वीकृति है। सह अस्तित्व है, ये स्वीकृति ही समझ। इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान स्वीकृति के रूप में स्वीकृति अस्वीकृति का अधिकार हर मानव में निहित है। तो संपूर्ण ज्ञान क्या है? ज्ञान जो वस्तु है वो स्वीकृति में हमारे आता है ना। और उसके साथ ही हम आगे का कोई हमारा रास्ता दिखता है। और फिर आगे हर मानव कर्म करने के उसके अंदर कल्पनाशीलता, उसके साथ साथ कर्म स्वतंत्रता है। तो बाबा जी ने उसको भी नहीं है ना, हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कह रहे स्वीकृति अस्वीकृति का अधिकार हर मानव में है। आपके अंदर अधिकार है, आपके अधिकार में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। आपके अधिकार की बात है, आप उसको ना स्वीकारें। स्थिति गति का वैभव, धरती, सौर व्यूह, अनेक सौर व्यूह, आकाश गंगा, सभी आकाश गंगा में होना पाया जाता है ना। तो कहां कहां बोल दिए कि धरती पे सौर व्यूह, अनेक सौर व्यूह, आकाश गंगा, सभी आकाश गंगा में स्थिति गति को देख रहे हैं। इसका प्रमाण यह है, परमाणु से लेकर धरती तक सभी अपने अपने स्थिति गति में प्रमाणित होने तक अध्ययन गम्य हो जाता है। तो इस तरह से इतना हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ तक अध्ययन हर मानव के लिए सुलभ है, ये सब लिए सुलभ भी है। इसके अनंतर ऐसे ग्रह गोलों की स्थिति गति की स्वीकृति होती है। अब इतना अध्ययन हो गया, इसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, इतना होने के बाद हमारे अंदर सहज उसकी स्वीकृति हो जाती है ना।
कि ऐसा ही होगा। जब हमने परमाणु देख लिया वैसा ही, अणु देख लिया वैसा ही, सारे है ना प्राणावस्था में एक कोशिका से लेकर के बड़े बड़े वृक्ष तक, फिर पूरा इकोसिस्टम, पूरा धरती, पूरा सोलर सिस्टम, इतना अध्ययन हो गया। उसके आगे आकाश गंगा, ये सब का अध्ययन हो गया। तो उसके आगे क्या है? उसके आगे वही ऐसा ही होगा। इससे हमारा विश्वास बनता है। अभी हमारा क्या ध्यान है कि वो दूसरे आकाश गंगा में क्या है, वहां पे एक लाइट चमक रही है। तो इस तरह से हम ध्यान जाता है, और अपने पास जो है उसका ठीक से अध्ययन नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से हम फंसे हुए हैं। तो ये अध्ययन का वस्तु है, और इस अध्ययन से हम आश्वस्त हो सकते हैं। इसी प्रकार आकाश गंगा भी अनेक स्वव्यूहों का क्रियाकलाप होने के आधार पर स्थिति गति की स्वीकृति होती है। इसी के साथ व्यापक वस्तु की भी स्वीकृति रहती है ना। तो व्यापक वस्तु भी हमारे स्वीकृति में आता है। एतएव स्वीकृति की विशालता में से अपनी आवश्यकताओं को प्रमाणों के रूप में अध्ययन करना मानव की एक आवश्यकता है। ये मानव की आवश्यकता है। स्वीकृति के आधार पर अध्ययन होने की व्यवस्था मानव की आवश्यकता अनुसार निर्भर है। बड़ा सुंदर, कितना हर लाइन में जबरदस्त। स्वीकृति के आधार पर अध्ययन होने की व्यवस्था मानव की आवश्यकता अनुसार निर्भर है। जितना आवश्यकता उतना लो, है ना। जानने मानने की विशालता व्यापक और अनंत के संबंध में स्वीकार चुके हैं। जानने मानने किस अर्थ में है? विशालता, व्यापक और अनंत। तो व्यापक, जो व्यापक सत्ता है ना, उसको एक सेकेंड, और अनंत जो प्रकृति है, तो व्यापक और प्रकृति के संबंध में हम स्वीकार चुके हैं। तो जानने मानने के पूरा जो है इसको व्यापक और प्रकृति, व्यापक जो है स्थिति पूर्ण, प्रकृति स्थितिशील। इस स्थिति पूर्ण में, स्थिति पूर्ण व्यापक में स्थितिशील प्रकृति को अगर हम देखते हैं तो वो सहस्तित्व रूप में दिखाई देता है। सहस्तित्व को देखते हैं तो उसके अंदर विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, इतना में पूरा फैलाव है ना। व्यापक और अनंत के बारे में जानने मानने के आधार पर किसी एक देशीय अध्ययन से, एक इकाई के अध्ययन से ऐसी सभी इकाइयों के रूप गुण स्वभाव धर्म के प्रति आश्वस्त होना स्पष्ट हो चुका है। हम एक का अध्ययन करते हैं तो बाकी के साथ हमारा अध्ययन पूरा हो जाता है। हमको, जैसे हम लोग अभी भी मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, तो हमने एक आंख का अध्ययन किया तो बाकी जितने आंख हैं उसका अध्ययन हो गया। हमको हर आंख निकालने की जरूरत नहीं। वही एक दो किडनी का अध्ययन हो गया, ठीक से किडनी का अध्ययन हो गया तो सारे किडनी के बारे में अनुमान हमको लगता है ना। तो ऐसी सारी चीजें हैं, एक का अध्ययन होने से बाकी का पता चलता है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि समुद्र के एक बूंद पानी के परीक्षण से पूरे समुद्र का पानी कैसा है इसको हम स्वीकार लेते हैं। लेकिन जितना है इसको मापने कौन तैयार होता है? इसकी आवश्यकता के अनुसार नापते हैं। तो किसी को नापना होगा तो नापेगा। अगर लगता है कि पूरा ही नहीं, मुझे हर एक बूंद को परीक्षण करना है, करो भाई। समझदारी तो इसी में है कि एक का समझ में आया उसके साथ सब समझ में आता है, ठीक है। मानव की आवश्यकता भी सीमित है ना। तो कितना सीमित में हमारा अध्ययन हो जाता है और सीमित हमारी आवश्यकताएं। नापने की क्रियाकलाप के परीक्षण से पता चलता है कि यह जोड़ना घटाना ही है। नापने में 1 2 3 ही लगता है, तौलने में भी ऐसे ही 1 2 3 लगता है। इसी प्रकार घटाना भी बनता है ना। एक तरफ से जोड़ते हैं, एक तरफ घटता भी है, जुड़ता है तो घटता भी है। जोड़ने घटाने दोनों को मिलाने से यथास्थिति ही हाथ लगती है ना। तो दोनों तरह से, अगर एक पौधा है वो मर गया, झाड़ मर गया तो पदार्थ अवस्था बन गया, फिर वो किसी में प्राणावस्था में परिवर्तित हो गया, है ना। तो इस तरह से सबकी यथास्थिति बनी रहती है। जैसा है जितना है यही यथास्थिति है। ऐसी यथास्थिति न ज्यादा है, न कम है, न घटता है, न बढ़ता है। यह इस स्थिति से अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। यह मुख्य बात है जहां पे आने की बात। अस्तित्व में घटना बढ़ना नहीं, इसके अंदर कोई चीज नाश नहीं होता है।
इस विधि से अभी क्या हो रहा है विज्ञान में, अगर इसकी तुलना करें तो एक बार बिग बैंग हुआ और अभी पूरा यूनिवर्स एक्सपैंडिंग मोड में है ना। और फिर क्या होगा आगे जाकर के कुछ समय बाद, फिर वो कंस्ट्रक्ट, फिर वो सिकुड़ जाएगा और वापस एक बिंदु में समा जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अस्तित्व में घटना बढ़ना नहीं है। इस विधि से हमारी परीक्षण करने की सीमाएं अपनी आवश्यकता पर निर्भर रहना स्पष्ट हो जाती हैं। जोड़ घटाने के क्रम में ऋण अनंत धन अनंत रूपी अर्थ मानव स्वीकार चुका है। जोड़ घटाने का ऋण अनंत और धन अनंत है ना, कितना भी जोड़ सकते हैं, अनंत तक जोड़ सकते हैं और अनंत तक घटा सकते हैं। इस प्रकार से अस्तित्व में अनंत की कल्पना अथवा स्वीकृति कुछ हद तक संख्याकरण न कर पाने के रूप में मानव परंपरा में स्वीकृति हो चुकी है। कितने परमाणु हैं अस्तित्व में, अनंत है। कितने धरतियां हैं, अनंत है। कितने ग्रह गोल नक्षत्र हैं, अनंत है। कितने आकाश गंगाएं हैं, अनंत अनंत है। जोड़ते रहिए, अनंत है। तो अनंत प्रकृति क्या है, अनंत के रूप में पहचाना गया है। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी कल्पनाएं हमेशा ही वहां क्या है, वहां के, उसके आगे, उसके आगे क्या, तो एक लाइन में कह दिया, बड़ी सुंदर। एक तो व्यापक है ना, दूसरा इकाई है और इकाई अनंत है। इस तरह से पूरा सार रूप में हमको समझ में आ गया। अभी तक व्यापक वस्तु का बोध अप्रचलित है ना। ये बहुत सुंदर बात आ रही है कि व्यापक वस्तु का जो बोध है अभी तक वो अप्रचलित है, उसको पहचाना नहीं गया है व्यापक। अभी एक विज्ञान में नया नया आता है कि फील्ड एनर्जी है ना, ऐसा एक शब्द आता है, या फिर कई तरीके से फील्ड नाम से ना वो आता है। तो जो भी फील्ड कह रहे हैं वो फील्ड वो नहीं कह रहे हैं, व्यापक को नहीं कह रहे हैं। ये जो इकाई का आपस में परस्परता में प्रभाव है उसी को वो दूसरे ढंग से नाम दे रहे हैं, फील्ड एनर्जी। अभी तक व्यापक को नहीं पहचाना गया है ना। व्यापक वस्तु का बोध होने के उपरांत अनंत वस्तुएं कैसे हैं इसका उत्तर मिल जाता है। यदि हमको व्यापक वस्तु का बोध होता है तो उस व्यापक वस्तु में अनंत वस्तुएं किस प्रकार से हैं, किस तरह से सजी हैं, उसका भी हमको उत्तर मिल जाता है। एतयो समझदारी रूपी अध्ययन व्यापक में अनंत अविभाज्य होने के अर्थ में सर्वतोमुखी समाधान होने का आधार होना पाया जाता है ना। तो अध्ययन के लिए ये बहुत जरूरी है। अध्ययन इसीलिए हम लोग आज अध्ययन करने योग्य हो गए, हम इसलिए अध्ययन कर पा रहे हैं, इसलिए हम शायद अध्ययन में पूर्णता को भी पालेंगे। इस क्रम में हर इकाई अपनी स्थिति गति के साथ वर्तमान है। फिर से हम लोग वापस आ गए अपनी वहीं पे कि इस पूरे को देखते हैं। तो अगर हम मूल रूप से देखें तो व्यापक क्या है, वो स्थिति के रूप में है और प्रकृति गति के रूप में है, ऐसा भी देख सकते हैं। जब हम प्रकृति के अंदर जा रहे हैं तो प्रकृति हमने क्या देखा, स्थिति पूर्ण है। स्थिति पूर्ण में ही क्रियाएं हैं और हर क्रिया एक स्थिति क्रिया है और एक गति क्रिया है। तो इस तरह से स्थिति गति के साथ ही सारी चीजें वर्तमान है। और वर्तमान का तात्पर्य वर्तते रहना, हमेशा ऐसे ही वर्तते रहता है। ये ऐसा, इसका वर्तना कभी समाप्त नहीं हो सकता है। वर्तते रहने का तात्पर्य है कि ये क्रियाशील है, ऐसे ही सदा क्रियाशील रहता है। क्रियाशीलता रहने का तात्पर्य है आचरण स्पष्ट है, इसके अंदर एक निश्चित आचरण है। आचरण स्पष्ट रहने का तात्पर्य है कि स्थिति में त्व सहित व्यवस्था और गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। तो फिर से आचरण, फिर वहीं पे आगे हम लोग जहां से शुरुआत किए थे, आचरण। आचरण का मतलब ये है कि स्थिति में त्व सहित व्यवस्था है ना, और गति के स्वरूप में समग्र व्यवस्था में भागीदारी। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उसको हम आचरण के रूप में नहीं पहचान रहे, निश्चित आचरण के रूप में नहीं पहचान रहे। यह धरती एक सौर व्यूह सूर्य के साथ जुड़े हुए सभी ग्रह गोलों के समूह में भागीदारी करती हुई समझ में आती है। सभी ग्रह गोल अपने अपने स्थिति गति में अनवरत कार्यरत हैं। एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना सभी एक दूसरे को पहचानते हुए निश्चित आचरण कर रहे हैं और सौर व्यूह की व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। तो अगर हम बड़े स्केल पे भी देखते हैं तो यही घटनाएं हो रही, ऐसे ही चीजें चल रही।
अब क्या यहाँ पे करें, बहुत जो ध्यान देने वाली बात है कि एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना, जहां पे अपने को ध्यान देना है, हस्तक्षेप के बिना एक दूसरे को पहचान। तो जब पहचान हो रही तो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जो धरती का वातावरण है, जो चंद्रमा का वातावरण है, जो सूरज का वातावरण है, जो मार्स का वातावरण है, जो ये सब सौर व्यूह में साथ में रहते हुए एक दूसरे के जो प्रभाव क्षेत्र हैं, एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखे हुए हैं और उनके बीच में बहुत दूरी है। तो उस तरह से इनके बीच में जैसे परमाणु के अंदर एक प्रभाव क्षेत्र का दूसरे प्रभाव के क्षेत्र के साथ इंटरेक्शन है, यहाँ पे उस तरह का इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे किस रूप में है, वो शून्याकर्षण के साथ बने हुए हैं और शून्याकर्षण में रहते हुए वो सभी इकाइयां स्वतंत्र रूप से गतिमान है और एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर रहे, है ना। ठीक है, इसलिए स्थिति है ही, गति भी है। इसी आधार पर धरती की स्थिति गति संबंधी अध्ययन भी हमारे समझ में आना स्वाभाविक है। बोल रहे हैं ये है ही, इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर है और ही भी जोड़ दिया, है ना। तो ये है ही ऐसा, और जो है ऐसा उसका अध्ययन हो सकता है। और जो था, अगर हम था के बारे में क्यूरियोसिटी है या होगा के बारे में, हो सकता है के बारे में जो क्यूरियोसिटी, उसका अध्ययन नहीं हो सकता है, क्योंकि है का अध्ययन है, होने का अध्ययन है। और चूंकि है इसलिए हमको समझ में आ सकता है, उसका अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए हमारे समझ में आ सकता है। और एक स्वाभाविक चीज है समझ में आना, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि हमारी अभी कंडीशनिंग एक अलग ढंग से हो रखी है, अदरवाइज ये एक स्वाभाविक ढंग से हमको समझ में आता है, क्योंकि हमको स्वीकार होता है सहजता से। इसमें हमको बहुत टेंस नहीं होना पड़ा, उसके साथ लड़ाई नहीं करना पड़ा, इजीली स्वीकार होने वाली बात है। इसी क्रम में एक सौर व्यूह अनेक सौर व्यूह के साथ अच्छी निश्चित दूरी में कार्य विन्यास करते हुए सौर व्यूहत्व के वैभव को प्रकाशित करता है। तो सौर व्यूह भी ऐसा ही करता है, वो भी अपने त्व से व्यवस्था समग्र में भागीदारी। ऐसे अनेकानेक सौर व्यूहों को अथवा ग्रह व्यूहों को आजकल वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा नाम दिया है। आकाश गंगा भी अनेक होना पाया जाता है ना। ये सभी परस्परता में अच्छी दूरी में रहते हुए बड़ी व्यवस्था को बनाए रखने में भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से अध्याय पूरा होता है और हमने देखा कि हर एक परमाणु से लेकर जितना दूर तक जाए, जितना बड़ा से बड़ा जाए, हर जगह एक बात कॉमन है और वो है हर इकाई का स्वयं में व्यवस्था होना, समग्र में भागीदारी। हर इकाई के अंदर ये मूल बात है, ठीक है। और यदि हर इकाई ऐसा है तो मानव के लिए ये एक सहज कार्यक्रम है। मानव भी स्वयं में मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकता है। उसके लिए पूरा अस्तित्व सजा हुआ है। हम जहां भी एक उंगली टच करें वही चीज हमको दिखाई देती है, थ्रू एंड थ्रू, हर जगह किसी भी पॉइंट पर टच करिए वही दिखाई देता है। इसलिए ये हम सब के लिए सहज है और ऐसा है। अगर हमको ये समझ में आता है तो हमारे लिए समाधान एक सहज, एक बहुत सामान्य चीज होना चाहिए, है ना। और अगर हम समाधानित होते हैं तो मन स्वस्थता भी हमारा एक सामान्य बात है, इतना ये कठिन बात नहीं। तो ये मुख्य इसके अंदर बात है। ये तो चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर हम ही को लेना है, परावर्तन प्रत्यावर्तन चैप्टर है। इसको अभी लें या फिर एक मिनट और क्वेश्चन देखते हैं। घटना बढ़ना ऐसा लगता है जैसे जानने से, जलाने से घट जाएगा, पेड़ लगाने से बढ़ जाएगा। सही बात है। हमारे सोचने का ढंग जिस तरह से, तो ऐसे तो अभी लगता है, क्योंकि हम गणित में भी ना जोड़ना घटाना ऐसे ही पढ़ते हैं। हम पढ़ते ही हैं
एक में से एक घटेगा तो कितना बचेगा? खत्म कर दिए, शून्य ला दिए, है ना। इसीलिए बच्चों को हमारे यहाँ जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा है उसमें जोड़ने घटाने को एक अलग ढंग से बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि हमारा ध्यान जाए कि अस्तित्व में किसी चीज का नाश नहीं होता है। बड़े सामान्य उदाहरण से जैसे बच्चों को बताते हैं, हम लोग अपने घर में हमारे बच्चे हैं तो कैसे बताते हैं उनको कि जैसे बेटा मान लो हमारे पास 5 सेब हैं, हमने 2 अपने पड़ोसी को दे दिया, तो हमारे अभी कितने सेब हैं? तो उसको लगता है हमारे पास 3 बचे, लेकिन कुल कितने सेब हैं? अभी भी 5 ही हैं। तो घटाना क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट की बात है ना। वो किसी चीज में तो घटाने में 2 चीज हो गया, एक तो डिस्प्ले, दूसरा है रूप परिवर्तन। तो घटाने, अब वो जो 2 एप्पल है उसका हमने एप्पल सास बना दिया तो उसका रूप बदल गया। तो रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन को घटाना कह रहे हैं। तो घटाने में या तो रूप परिवर्तन है या फिर स्थान परिवर्तन है ना। और चूंकि अभी हमारा अभ्यास अलग ढंग से हो गया है पढ़ने के कारण, इसलिए ऐसा हम देख पा रहे हैं ना जो कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ले भी सकते हैं, राकेश भैया का उसमें एक मैसेज है। तो अगला जो चैप्टर है थोड़ा सा करूंगा इसको और फिर हम वापस कल रिज्यूम होंगे। हमारे पास 15 मिनट का समय है, ठीक है। तो 15 मिनट इसको कर लेते हैं और शाम को आपको समय याद दिलाना है।